जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल में। और जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की, फिजिक्स की प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की। इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं और वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे चैनल पे, जिसमें लिखा हुआ है एयरफोर्स फिजिक्स प्रैक्टिस सेट। तो वो प्लेलिस्ट आपको ओपन करनी है और उसमें जो आपने 2 टेस्ट नहीं दिए हैं, वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे जो भी न्यू वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन और ये प्रैक्टिस सेट जो चल रहे हैं वो आपको मिलते रहेंगे। और नीचे हमारा जो डिस्क्रिप्शन है उसमें टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसमें आपको ऐड हो जाना है, ठीक है। क्योंकि टेलीग्राम में पीडीएफ वगैरह मिलती है, इसकी पीडीएफ तो नहीं मिलेगी, लेकिन जो आगे जीडी वगैरह आएगा उनकी पीडीएफ ऑलरेडी है उसमें, और बाकी और भी मिलती रहेंगी। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना है। और आज का जो हमारा टारगेट है वो रहने वाला है 17 प्लस का रहने वाला है। 17 प्लस आपको इसमें करने हैं। 17 प्लस क्यों? क्योंकि आज का जो लेवल है थोड़ा सा हाई है, नेवी एसएसआर का लेवल मान सकते हो आप, ठीक है। बाकी एयरफोर्स से थोड़ा सा हाई लेवल है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा पहला क्वेश्चन। ये हमारा पहला क्वेश्चन कि गोले की त्रिज्या जो कि दी हुई है हमें 5.3 प्लस माइनस 0.1 सेमी है, तो आयतन में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, ठीक है। आयतन में हमें प्रतिशत त्रुटि बतानी है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमें चीजें दी हुई हैं। सबसे पहले तो ये हमें जो दिया हुआ है, 1 सेकेंड, ये जो हमें दिया हुआ है ये तो है रेडियस, और ये है त्रुटि। रेडियस में कितनी त्रुटि है इसको हम बोलते हैं डेल्टा आर, ठीक है। ये है हमारा 0.1। जो प्लस माइनस में इस तरीके से आता है वो होता है डेल्टा आर। तो हमें त्रुटि किस में पूछी है? हमें त्रुटि पूछी है वॉल्यूम में, आयतन में। तो आयतन में त्रुटि हो जाएगी। आयतन क्या होता है गोले का? वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, ठीक है। अब जो 4/3 पाई है इसमें तो कोई त्रुटि हो नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको तो हम हटा देते हैं। और जो वॉल्यूम में जो त्रुटि होगी वो क्या होगी? उसका फॉर्मूला ये होता है डेल वी अपॉन वी और मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो v है वो किस पे डिपेंड है? आर क्यूब पे है। तो आपको पता है जब भी ये जो पावर में वैल्यू होती है वो तो आ जाती है आगे, एंड जो आगे वाली जो r है वो इस तरीके से लिखा जा सकता है डेल आर अपॉन में r और इंटू में 100। जैसे हमने v को लिखा है उसी तरीके से, ठीक है। जितनी भी पावर होती है ना वो जस्ट आगे आ जाती है मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो डेल आर, ये कितना दिया हुआ है हमारे पास? 0.1। तो 0.1 और जो आर है वो कितना है? वो है 5.3, 5.3 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 100। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई में 0.1 अपॉन में 5.3 इंटू 100। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो ये हमें बोला है दो सदिशों a तथा b के परिमाण समान है, तो सदिश a प्लस बी किसके लंबवत होगा, ठीक है, किसके लंबवत होगा। तो ये चीज मैंने आपको बताई थी कि जैसे ये a है हमारे पास एंड ये b है, सॉरी, तो ये जो होगा ऊपर की ओर पैरेलल, ये a क्रॉस b होगा, ये a क्रॉस b होगा, ठीक है। b क्रॉस a या a क्रॉस b होगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से हमें पूछा है कौन से के लंबवत होगा। तो जो a प्लस बी है ना, a प्लस बी, वो तो इसी तल में होता है। a प्लस बी यहीं कहीं होगा, जैसे बीच में हो सकता है या कहीं पे भी, यहीं पे हो सकता है, ठीक है। a प्लस बी ये आपका यहीं पे ही होगा, ठीक है। a प्लस बी हो चाहे माइनस हो, चाहे इनको किसी से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड किया हुआ हो, जैसे यहाँ पे कर रखा है 3 से मल्टीप्लाई कर दिया फिर घटा दिया, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। जबकि इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, वो इनके लंबवत होता है। तो यहाँ पे हमें लंबवत बताना है, तो लंबवत कौन सा होगा? a क्रॉस b होगा, ना तो a माइनस बी होगा और ना ही c वाला होगा। तो a क्रॉस b जो है वो इन दोनों के क्या हो जाएगा? a प्लस b के क्या हो जाएगा? लंबवत। क्योंकि ये देखो इसके भी लंबवत है, ये b के भी लंबवत है और ये a प्लस b के भी लंबवत है। तो a प्लस b के भी लंबवत कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट हमें बोला गया है 1 मिनट में 120 चक्कर लगाने हैं। और एक चीज और कि आपको जो ये जो स्लाइड्स दिख रही हैं उनमें आपको बताना है कमेंट में कि कौन सी सही है। जो पहले हम कर रहे थे वो वाली स्लाइड का कलर वगैरह सही है या ये वाली ग्रीन वाली सही है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है 1 मिनट में 120 चक्कर लगाने हैं। लगाने वाले गतिपालक
चक्कर की कोणीय चाल क्या होगी। तो 1 मिनट में 120 चक्कर, ये हमारे पास क्या है, आवर्ती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, आवर्ती बोलते हैं, चक्कर प्रति सेकंड। यहाँ पे तो मिनट दिया हुआ है लेकिन चक्कर प्रति सेकंड होता है, वो होता है आवर्ती। और हमें निकालनी क्या है, कोणीय चाल। तो कोणीय चाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πn, 2πn। ठीक है, n मीन्स आवर्ती। तो यहाँ पे आ जाएगा 2π मल्टीप्लाई में आवर्ती कितनी है, 120। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, ये प्रति मिनट दिया हुआ है, हमें सेकंड में चेंज करना है तो 60 का क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। तो यहाँ से ये 2 टाइम कट गया और ये आ जाएगा 4π रेडियन प्रति सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन की, और इसमें आपको ये जो सारे क्वेश्चन है ना, इनको पोज करके आपको पहले सॉल्व करना है और उसके बाद आंसर देखना है क्या आया, और उसके बाद मैं जो करवा रहा हूँ वो देखना है। इसमें क्वेश्चन बोला गया है, एक ही माध्यम में संचरित दो तरंगों के समीकरण निम्न है। ये हमें समीकरण दिया हुआ है, ये y1 का है और ये y2 का है। तो दोनों तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा, यानी कि I1 बटा I2 क्या होगा। तो जो I1 बटा I2 है, I1 बटा I2 ये बराबर होता है हमारे आयाम के स्क्वायर की, I1 का स्क्वायर और सॉरी A1 का स्क्वायर और A2 का स्क्वायर। अब आयाम कौन सा है, ये है हमारा आयाम, पहली तरंग का पहला आयाम, दूसरी तरंग का ये दूसरा आयाम। तो इनके स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर 25 एंड 100 का स्क्वायर कितना, सॉरी 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो कट करेंगे तो आ जाएगा 1/4। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर किया, देखो 5 को यहाँ पे रखूंगा तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25। और इसी तरीके से 10 को जब यहाँ पे पुट करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और ये आंसर आ जाएगा 1/4। ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको लिख लेना है, ठीक है, यहाँ से या फिर ऐसे लिख लो, आई जो होता है वो समानुपाती होता है आयाम के स्क्वायर की। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है हमारे पास, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, तकड़ा क्वेश्चन है ये। 2 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को एक ऊर्ध्वाधर दीवार पर 100 न्यूटन के बल के द्वारा दबाकर रखा जाता है। यदि दीवार व वस्तु के मध्य घर्षण गुणांक 0.3 हो तो घर्षण बल होगा। ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। जैसे ये हमारे पास दीवार है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दीवार है, और यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और इस पे हम इस साइड से क्या कर रहे हैं, 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, ये गति नहीं कर रहा है, ना तो ऊपर की ओर जा रहा है ना नीचे की ओर जा रहा है, बस हमने दबा कर रखा हुआ है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट समझना, आपने फ्रिक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि कोई भी जैसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि रखा हुआ है और उस पे हम 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं आगे की ओर, 5 न्यूटन लगा रहे हैं या 10 न्यूटन जितना भी लगा रहे हैं, और वो मोशन नहीं कर रहा है। ठीक है, 1 सेकेंड, ये 5 थोड़ा ढंग से नहीं लिखा गया, चलो देख लो, हम 10 न्यूटन लगा रहे हैं, 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं आगे की ओर, और वो मोशन नहीं कर रहा है। मोशन नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें पीछे की ओर जो है वो स्टैटिक फोर्स लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, और वो भी कितना होगा, 10 न्यूटन का होगा, क्योंकि स्टैटिक आपको पता है सेल्फ एडजस्टिंग होता है। ठीक है, यानी कि आगे जब हम 10 न्यूटन लगा रहे हैं और गति नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, पीछे भी इतना का इतना ही फोर्स लग रहा होगा ना, पीछे भी तो इतना का इतना ही लगेगा। अगर हम आगे 20 का लगा रहे हैं तो पीछे भी कितना लग रहा होगा, 20 का लग रहा होगा। ठीक है, जब तक गति नहीं कर रहा है तब की बात कर रहा हूँ मैं, जब तक ये रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है चारों तरफ फोर्स जब इक्वल होंगे तभी तो वो गति नहीं कर रहा होगा, क्योंकि अगर एक साइड ज्यादा हो जाएगा तो फिर तो वो भागने लग जाएगा। यानी कि जितना हम इधर लगा रहे हैं उतना का उतना ही इधर लग रहा है, यदि मोशन नहीं कर रहा है तो ये चीज यहाँ पे बोली गई है, बस इसको दबा के रखा हुआ है, दबा के रखा हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पे देखो, एक तो यहाँ पे mg लगेगा, नीचे की ओर mg लगेगा जो नॉर्मल लगता है, और ऊपर की ओर कौन सा फोर्स लग रहा है, ऊपर की ओर fs लग रहा है, घर्षण। ठीक है, घर्षण बल लग रहा है। तो जो घर्षण बल है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो mg के ही तो बराबर होगा क्योंकि इस ब्लॉक को नीचे कौन ला सकता है, ब्लॉक को नीचे तो mg लेके आ सकता है ना, तो mg के बराबर हमें किसको करना पड़ेगा, fs को करना पड़ेगा। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो यहाँ पे mg की वैल्यू पुट करो, m की वैल्यू है 2, ng 10 ले लेते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास 20 न्यूटन, 20 न्यूटन। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे तो ये क्या दिया हुआ है, इसका तो कहीं काम ही नहीं पड़ा, तो कोई जरूरी थोड़ी ना हर चीज का
यूज हो क्वेश्चन में, कुछ चीजें ऐसे ही घुमाने के लिए दी हुई होती है और बच्चे यहाँ पे घूम जाते हैं जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होता है। तो 20 न्यूटन इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग नियतांक k है को 1 सेमी तक खींचने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा u है। यदि इसको 4 सेमी दूरी तक खींचा जाए तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो हमारे पास जो u होता है ना वो होता है 1/2 kx², 1/2 kx², ठीक है। ये तो स्प्रिंग नियतांक हो जाएगा और जो x है वो हो जाती है दूरी, यानी कि जो u है वो किसके समानुपाती है? वो x² के समानुपाती है। तो जब हम 1 सेमी खींच रहे हैं तब तो कितना है u, तब तो u है। और जब हमने 4 सेमी खींचा तो आप देखो 4 सेमी खींचेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 16u। या फिर ऐसे देख लो, देखो u1 सॉरी u2 लिख देता हूँ पहले, u2 बटा u1 और इज इक्वल आ जाएगा x2 का स्क्वायर बटा x1 का स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यूज पुट करो। u2 हमें निकालना है एंड u1 कितना दिया हुआ है, u दिया हुआ है, और कितना सेमी खींचा है, 4 सेमी खींचा है तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा और अपॉन में पहले कितना खींचा था, 1 खींचा था तो 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 16 हो गया। तो u2 हमारे पास आ जाएगा 16 और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16u। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। वैसे इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बस आपको ये दिमाग में रखना है इतना सा। यहाँ पे देखो इसको 4 गुना किया, दूरी को 4 गुना किया तो यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में से सही कथन छांटिए। एक उपग्रह में घूमने वाले अंतरिक्ष यात्री की भारहीनता की स्थिति है। अब अंतरिक्ष उपग्रह में कोई अंतरिक्ष यात्री घूम रहा है, उसकी स्थिति कैसी है, भारहीनता की स्थिति है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इन चारों में से? शून्य जी की स्थिति, कोई गुरुत्व नहीं होने की स्थिति, शून्य संहति की स्थिति एंड मुक्त रूप से गिरने की स्थिति। तो अब बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, ए ऑप्शन टिक कर देते हैं, शून्य जी की स्थिति। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं फ्री फॉल कोई ऑब्जेक्ट गिराऊं किसी बिल्डिंग से, ऑब्जेक्ट गिराऊं, ठीक है, तो उसका भी तो क्या होगा, भारहीनता की स्थिति होगी, जबकि जी तो 0 नहीं है। जी कितना है, जी तो 9.8 है, जी तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। आपने देखा होगा ना कि उस क्वेश्चन में भी, और आप गिरा के भी देख लेना, फ्री फॉल जब हम उसको गिराते हैं तो उसमें W 0 होता है लेकिन G 0 नहीं होता, यानी कि शून्य G की स्थिति हम उसको नहीं बोल सकते। कोई गुरुत्व नहीं होने की स्थिति ये भी नहीं होगा, शून्य संहति की स्थिति ये भी नहीं होगा, जबकि कौन सा होगा, फ्री फॉल। फ्री फॉल कंडीशन होगी वो मुक्त रूप से गिरने की स्थिति। जब भारहीनता की स्थिति यानी कि W इज इक्वल 0 होता है तो क्या होती है, मुक्त रूप से गिरने की स्थिति होती है, यानी कि फ्री फॉल गिरने की स्थिति होती है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एक वायु संधारित्र की धारिता C है, यदि प्लेटों के बीच की दूरी को दोगुना करके इसे एक द्रव में डुबो दिया जाए तो धारिता दोगुनी हो जाती है, तो द्रव का परावैद्युतांक क्या होगा? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो संधारित्र की जो धारिता होती है वो होती है A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। लेकिन यदि हम उसमें परावैद्युतांक रख दें तो वो हो जाती है हमारी Kc, यानी कि K गुना बढ़ जाती है। तो Cm जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, Cm इज इक्वल हो जाएगा K A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये हो जाएगा। लेकिन अभी हमने इसमें चेंज क्या किया है, चेंज देखो कि यदि प्लेटों के बीच की दूरी को हमने दोगुना कर दिया, तो चलो ठीक है, प्लेटों के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया और उसमें एक द्रव में डुबो दिया, द्रव का तो यहाँ पे परावैद्युतांक K आ जाएगा, तो धारिता दोगुनी हो जाती है। तो धारिता क्या हो जाती है, दो गुना हो जाती है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, K निकालना है। तो देखो ये आ जाएगा इस साइड जाके 4, ठीक है, ये साइड जाके क्या हो जाएगा 4 नहीं हो जाएगा क्या, तो ये आ जाएगा 4 एंड यहाँ पे है हमारे पास Cm और ये हो जाएगा K A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ठीक है, A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो यहाँ से ये जो वैल्यू है ये क्या आ जाएगी, ये वैल्यू वापस C बन गई, तो आ जाएगा 4C
और यहाँ पे आ जाएगा के सी। ठीक है, इस सी एम को आप फिर से सी लिख सकते हो, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, यानी कि जो परावैद्युतांक है वो द्रव्य का जो परावैद्युतांक है वो कितना हो जाएगा, डी इज इक्वल यहाँ पे हमारे पास 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है हमारे पास 1 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु सरल आवर्त गति कर रही है, टी सेकंड पर इसका विस्थापन समीकरण y इज इक्वल, ये समीकरण दिया हुआ है, सेमी से प्रदर्शित है, तो इसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, तो अधिकतम गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, 1/2 m की वैल्यू है 1, m द्रव्यमान है ना, तो 1 kg यानी कि 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर कोणीय वेग होता है, तो ये होता है हमारा ओमेगा टी, आपने पढ़ा होगा ना साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है 100 है, तो 100 इंटू 100, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है देखो। उसके बाद ए स्क्वायर, ए होता है आयाम यानी कि ये वाली वैल्यू, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 इंटू 6, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी, यहाँ पे सेमी में है, तो सेमी में है तो मैंने आपको कल ही बताया था 100 का क्या लगेगा, भाग लगेगा, तो यहाँ पे 100 का भाग लग गया, तो ये 100 से ये 100 कट गया, ये 100 से ये 100 कट गया, तो ऊपर तो आ गया हमारे पास 6 इंटू 6 36 और अपॉन में आ गया 2, तो ये आ जाएगा हमारा 18 जूल, 18 जूल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर कोई इंग्लिश वाला बच्चा है, इंग्लिश मीडियम वाला, तो वो नीचे वाला क्वेश्चन ये इंग्लिश वाला पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है, यदि किसी स्प्रिंग को 2 सेमी खींचने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा v है, तो उसे 10 सेमी खींचने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। अब ये वही क्वेश्चन है जो हमने पीछे किया था कि जो u है वो समानुपाती किसके होता है, एक्स स्क्वायर के होता है। तो दोनों कंडीशन लिख लेते हैं, देखो u2 बटा u1 इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास x2 का स्क्वायर अपॉन में x1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो u2 तो हमें फाइंड आउट करना है और u1 कितना दिया हुआ है, v दिया हुआ है, और x2 में कितना खींचा है हमने 10 सेमी खींचा है, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और पहले कितना खींचा था 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे भी तो सेमी है, यहाँ पे हमने भाग क्यों नहीं लगाया, तो यहाँ पे हमने इसलिए नहीं लगाया कि ऊपर भी सेमी है एंड नीचे भी सेमी है, तो वो सेमी से सेमी कट जाएगा, तो भाग लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब अनुपात में हो ना तो इसका कोई रोल नहीं होता है यूनिट का। तो यहाँ से जब मैं कट करूँ तो ये आ जाएगा 25, तो जो U2 है वो हो जाएगा हमारा 25 और V को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा V। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा 25V। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो यह एक ही पदार्थ की बनी दो केस नलियां जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः R1 ये दी हुई है, R2 ये दी हुई है, मिलीमीटर में है, द्रव में डुबोई जाती है, तो एक नली R1 वाली नली में द्रव की ऊंचाई कितनी है 30 सेमी है, तो दूसरे द्रव में ऊंचाई होगी, दूसरे द्रव में क्या ऊंचाई होगी। तो केस नली का जो फॉर्मूला है हमारे पास, आप सभी ने पढ़ा होगा जुरीन लो, जुरीन लो, अगर नहीं पढ़ा है तो ये लिख लीजिएगा कि H समानुपाती होता है 1/R की, इसको हम बोलते हैं जुरीन लो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा H1 बट्टा H2 और ये हो जाएगा हमारे पास R2 बट्टा R1। ठीक है, अभी आप ये मत बोलना कि पीछे वाले क्वेश्चन में तो देखो हमने U2 ऊपर लिया था इसलिए X2 लिया था, क्योंकि यहाँ पे तो डायरेक्ट समानुपाती था, जबकि इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास उसमें है व्युत्क्रमानुपाती में है H और R, यानी कि H1 ऊपर आएगा तो R1 नीचे आएगा, H2 नीचे आएगा तो R2 ऊपर आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, अभी H1 की वैल्यू कितनी है, देखो R1 वाली में इसको हमने 1 लिया है ना, तो ये R1 वाली में तो द्रव की ऊंचाई कितनी है 30, तो ये आ गया 30, और H2 हमें निकालना है, और R2 कितना दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है 2, R1 कितना दिया हुआ है 1, तो H2 निकालेंगे तो H2 को तो इधर ले आओ और 2 को नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा 30/2 और ये आ जाएगा हमारा H2, ठीक है, बटा 1, तो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 15,
तो H2 हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 सेमी। H2 कितना हो जाएगा, 15 सेमी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, और ये लिख लेना आपको जुरीन लो, ये काफी बार डायरेक्ट ही पूछा जाता है कि जुरीन लो कौन सा है, इनमें से 4 ऑप्शन आ जाएंगे, उनमें से एक ये होगा। देख HR को डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और ये बोला जाएगा HR इज इक्वल कांस्टेंट। कांस्टेंट ये होता है जुरीन लो, ठीक है। HR को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आगे कांस्टेंट दिखा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो ये है द्रव्य का प्रमुख लाक्षणिक गुण कौन सा है। अब द्रव्य में सारे ही गुण होते हैं, प्रत्यास्थता भी होता है, तरलता भी होता है, आकारहीनता भी होता है, आयतन संरक्षण भी होता है, लेकिन ये पूछ लिया इसने प्रमुख लाक्षणिक गुण, ठीक है, प्रमुख लाक्षणिक गुण। तो प्रमुख लाक्षणिक गुण की अगर हम बात करें तो वो होता है हमारा आयतन संरक्षण। आयतन संरक्षण, जैसे आपने लिक्विड की परिभाषा पढ़ी होगी छोटी क्लासों में कि आयतन लिक्विड क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा द्रव्य का आयतन संरक्षित रहता है, ठीक है, आकार चेंज हो सकता है और वो बह सकता है, सारी चीजें दी हुई होती है, लेकिन ये दिया हुआ होता है आयतन संरक्षित रहता है, एक तो ठोस में और एक लिक्विड में। तो ये इसका क्या हो जाएगा, प्रमुख लाक्षणिक गुण हो जाएगा। अगर पूछता कि ये इनमें से कौन सा गुण होता है, तो सारे ही गुण होते हैं, लेकिन लाक्षणिक पूछ लिया ना, तो लाक्षणिक में आयतन संरक्षण यही वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। निम्न में से किस नली में द्रव्य का प्रवाह अधिक रेखीय होता है। निम्न में से किस स्थिति में नली में द्रव्य का प्रवाह अधिक रेखीय होता है। तो सबसे पहले देखो, कम त्रिज्या, कम त्रिज्या, ज्यादा त्रिज्या। तो ज्यादा त्रिज्या का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है, ये डायरेक्ट वैसे कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन ज्यादा त्रिज्या और कम श्यानता का कोई रोल नहीं है। सी और डी सेम भी है, लेकिन सी और डी आपके आंसर नहीं है इसमें। नेक्स्ट इसमें ए और बी देखें, तो ये है हमारे पास कम त्रिज्या की नली से अधिक श्यान व उच्च घनत्व का द्रव्य बहे। कम त्रिज्या की नली, अधिक श्यान व उच्च घनत्व, ये ऑप्शन है। बी की अगर हम बात करें तो कम त्रिज्या की नली, अधिक श्यान व कम घनत्व है। तो देखो बाकी सारी चीजें तो सेम है, यहाँ पे दिक्कत है थोड़ी सी, ये उच्च घनत्व है और ये कम घनत्व है। अधिक रेखीय का मतलब क्या है, सीधा बहे, सीधा, ठीक है, सीधा बहे। तो देखो उच्च घनत्व है, एक तो आप कीचड़ ले लो, ठीक है, एक तो आप कीचड़ देखो, ये जैसे कीचड़ जा रहा है, और एक कम घनत्व यानी कि ये वाटर ले लो। तो इनमें से कौन सा सीधा बहेगा, कीचड़ सीधा बहेगा या वाटर सीधा बहेगा। तो सिंपल सी बात है, पानी तो सीधा बहेगा, जिसका घनत्व कम होगा वही तो सीधा बहेगा, यानी कि इसमें हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिक्विड ऑफ हाई विस्कोसिटी एंड लो डेंसिटी फ्लोइंग थ्रू ए पाइप ऑफ स्मॉल रेडियस। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सी और डी भी देखो इंग्लिश वाले अलग हैं, हिंदी वाले तो सेम हो गए थे, इंग्लिश वाले में देखो यहाँ पे लो डेंसिटी, यहाँ पे हाई डेंसिटी। वैसे आंसर तो नहीं है हमारे, लेकिन इंग्लिश वाले में अलग है, हिंदी वाले में कई बार हो जाता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा, कम त्रिज्या की नली से अधिक श्यान व कम घनत्व का। एग्जाम्पल भी दे दिया आपको, जैसे कीचड़ या पेट्रोल भी आप दूसरा ले सकते हो, दूसरा पेट्रोल या पानी कुछ भी जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हो, जिसका घनत्व कम होगा वो सीधा बहेगा। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल की बात करें, तो समतापी अवस्था में गैस को जब उष्मा दी जाती है तो परिणाम होता है। तो समतापी, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि समतापी यानी कि डेल्टा टी जो है वो 0 होगा। समान ताप, समतापी मतलब समान ताप, और जब समान ताप रहेगा तो ताप में परिवर्तन कितना होगा, 0 होगा। और जब ताप में परिवर्तन नहीं होगा तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी कितना होगा, 0 होगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। डेल्टा यू भी क्या होगा, 0 होगा। अब हमारे पास ये फॉर्मूला होता है डेल क्यू इज इक्वल डेल यू और प्लस डब्ल्यू, ठीक है, प्लस क्या होता है डब्ल्यू। उष्मा दी गई उष्मा दो कार्यों के रूप में यूज होती है, एक तो बाह्य कार्य और एक उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के रूप में। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको उष्मा दी है, उष्मा दी है तो वो फिर से दो कार्यों में यूज होगी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कंडीशन चेंज है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डेल यू तो कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, यानी कि जो डेल क्यू है वो ओनली किस में जाएगी, डब्ल्यू में जाएगी, यानी कि बाह्य कार्य में यूज होगी। तो हमारे पास ए ऑप्शन आ जाएगा। ताप में वृद्धि हो ही नहीं सकती क्योंकि समतापी परिवर्तन दिया हुआ है, समतापी अवस्था है। आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि नहीं हो सकती क्योंकि वो भी 0 है।
बाह्य कार्य और ताप वर्धी दोनों, नहीं ताप तो हो ही नहीं सकता, तो वैसे एलिमिनेट भी कर सकते हो या डायरेक्ट बाह्य कार्य भी कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। और ये फॉर्मूला आपको लिख लेना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसी द्विध्रुव की x पर r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है x पे, वो होती है हमारे पास 2kp अपॉन r क्यूब, 2kp अपॉन r क्यूब। तो यहाँ से जो E है वो r क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। तो r क्यूब के प्रतिलोमानुपाती, ये रहा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि r क्यूब के प्रतिलोमानुपाती ये होती है, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक गोलीय संधारित्र के गोलाकारों की त्रिज्याएं क्रमशः 12 सेमी एंड 9 सेमी है, उनके बीच के माध्यम का परावैद्युतांक 6 है, तो संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो जो गोलीय संधारित्र होते हैं ना, उनका फॉर्मूला हमारे पास होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन में ए माइनस बी, ठीक है। ए बी अपॉन में ए माइनस बी हमारे पास होता है। और यहाँ पे हमारे पास, अब यहाँ पे देखो हमें क्या बोल दिया गया, यहाँ पे सी एम बोल दिया गया ना, सॉरी पराविद्युतांक भी दे दिया साथ में पराविद्युतांक। तो हमें कौन सी धारिता लेनी है, मीडियम वाली लेनी है। तो यहाँ पे पराविद्युतांक 6 का भी इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। इसको आपको करना है, ठीक है, इसको आपको करना है और इसका आंसर शायद 240 पिको फेरेड आएगा, ठीक है। ये आपको करना ही है, इसमें 240 पिको फेरेड आपका आंसर इसमें आ जाएगा। और ये थोड़ा सा देख लेना, आई थिंक यही है फॉर्मूला। इसमें थोड़ा सा मेरे को डाउट लग रहा है कि ए बी नीचे आएगा कि ए माइनस बी नीचे आएगा, आई थिंक यही होगा, ठीक है। इसको करना है 240, चलो करके ही देख लेते हैं। के की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 6 दी हुई है। और 1, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन के लिख सकता हूँ ना, 1 अपॉन वो वाला के जिसकी वैल्यू है 9 गुणा 10 की पावर 9, ठीक है। ऐसे ही तो लिखते हो आप, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल के, ठीक है। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल के, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहले से ऊपर है तो के क्या आ जाएगा नीचे, और के की वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की पावर 9। और ए बी, तो ए है हमारे पास 9 और इनटू में 10 टू द पावर माइनस का 2 क्योंकि सेमी है। बी है हमारे पास 12, वो भी 10 टू द पावर माइनस का 2, ठीक है। ये देखो 12 और 9, सॉरी हमें 12 पहले लिखना था लेकिन ये तो मल्टीप्लाई में कोई नहीं चल जाएगा। उसके बाद है a माइनस बी, 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और इनटू में 10 टू द पावर माइनस का 2। तो यहाँ से देखो ये आ जाएगा हमारे पास 9 से, तो 9 उड़ गया, उसके बाद ये उड़ गया 2 टाइम, एंड यहाँ से 10 टू द पावर माइनस टू कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 24, ऊपर तो आ गया हमारे पास 24, और 10 टू द पावर कितना आ गया, ये तो है 10 की पावर 9 जो ऊपर जाके हो जाएगी माइनस की, और एक ये वाला बचा हुआ ही है 10 टू द पावर माइनस का 2। अभी यहाँ पे हमारे पास हो गया 24 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 11, लेकिन ये किसी भी ऑप्शन के अंदर है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 10 से गुणा कर देता हूँ एंड एक मैं लगा देता हूँ भाग, ठीक है, भाग लगा देता हूँ। भाग वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना -1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 240 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12, और ये हो जाएगा 240, 10 टू द पावर माइनस 12 को बोलते हैं पिको, और ये हो जाएगा फैराड क्योंकि क्या है संधारित्र की धारिता है, तो आ जाएगा 240 पिको फैराड। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें किसी असमान परिच्छेद वाले धात्विक चालक से स्थायी धारा बहती है तो चालक की लंबाई के अनुदिश क्या स्थिर है। यानी कि इस तरीके से हमें दिया हुआ है, ठीक है, असमान यहाँ पे क्या है क्षेत्रफल है, असमान क्षेत्रफल है, तो इसमें धारा बह रही है। तो यहाँ से आपने देखा होगा कि कोई भी वायर है, कोई भी वायर है, तो यहाँ पे धारा यदि आई आ रही है तो यहाँ पे भी आई तो आएगी ना। यहाँ पे जैसे 5 एम्पियर है तो यहाँ पे भी 5 एम्पियर ही होगी, जब तक बीच में से हम कहीं और धारा को नहीं गुजारेंगे तब तक तो वो सेम ही रहेगी। तो यहाँ पे जितनी आएगी, यानी कि यहाँ पे मान लो I1 आ रही है, यहाँ पे I2 आ रही है, यहाँ पे I3 आ रही है, तो वो तीनों की तीनों बराबर ही तो होंगी। I1 इज इक्वल I2 इज इक्वल I3, यानी कि समान धारा होगी, ठीक है। धारा क्या होगी इसमें बराबर होगी, तो धारा वाला तो देखो काफी ऑप्शन है, धारा बराबर होगी।
उसके बाद एक चीज और बराबर होगी, वो क्या है, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग भी बराबर होगा। क्यों? क्योंकि वो परिच्छेद यानी कि काट क्षेत्रफल पर डिपेंड ही नहीं करता। जो अनुगमन वेग है वो काट क्षेत्रफल पर डिपेंड ही नहीं करता। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा कि धारा भी सेम होगी और अनुगमन वेग भी क्या होगा, सेम ही होगा। यहाँ पे बोला गया ना अनुदिश क्या स्थिर है, तो ये दोनों चीजें स्थिर हैं क्योंकि अनुगमन वेग इस पे परिच्छेद पे डिपेंड ही नहीं करता, काट क्षेत्रफल पे। ठीक है, यहाँ पे बोला गया होगा ना, इस पे क्रॉस सेक्शन एरिया पे ये डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इंग्लिश में क्रॉस सेक्शन एरिया इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रति एकांक आयतन में हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो ये तो सबको पता है, प्रति एकांक आयतन में क्या हो जाता है, आयतन विकृति हो जाती है। आयतन विकृति, प्रति एकांक आयतन में हुए परिवर्तन को आयतन विकृति, डेल वी अपॉन वी, डेल वी अपॉन वी। ठीक है, आयतन विकृति। नेक्स्ट अगर हम देखें, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर की तरह काम में ले सकते हैं। वोल्ट मीटर में लेना है, ठीक है, तो वोल्ट मीटर में लेना है तो आपको पता है कि गैल्वेनो जो मीटर है इसके श्रेणी क्रम में हमें क्या लगाना होगा, एक उच्च प्रतिरोध लगाना होगा। एक उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में हम जोड़ते हैं। ठीक है, उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, हाई रेजिस्टेंस को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब जब वोल्ट मीटर पढ़ लिया है तो अमीटर भी देख लेते हैं। अमीटर में क्या करना होता है, गैल्वेनोमीटर को सीरीज में लगाना होता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर को सीरीज में लगाना होता है और कौन सा लगाना होता है, संट प्रतिरोध, एक निम्न प्रतिरोध लगाना होता है, तब वो क्या बनता है, एमीटर बनता है। तब वो क्या बन जाता है, एमीटर। और ये है हमारा वोल्ट मीटर, एक उच्च प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, एक इलेक्ट्रॉन को एक धारावाही वर्तीय चालक के अनुदिश प्रक्षेपित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत बल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत बल। अब यहाँ से देखो हमारे पास जो F हमें निकालना है, धारावाही वर्तीय चालक के x के अनुदिश प्रक्षेपित किया गया है। यहाँ पे ध्यान से देखना, x के अनुदिश, x के अनुदिश किया गया है यानी कि थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो। थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो। और F में क्या आता है, F के फॉर्मूले में आता है हमारे पास साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, यानी कि F क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कोई बल कार्य ही नहीं करेगा, क्योंकि जब x के अनुदिश हम इसको छोड़ते हैं तो x के अनुदिश कोई कार्य नहीं होता है, कोई बल कार्य नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि थीटा इज इक्वल जीरो हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये हमारे पास स्थायी चुंबक निम्न में से किस पदार्थ से बनाया जाता है। तो स्थायी चुंबक सभी को पता है लोह चुंबकीय पदार्थों से बनाए जाते हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और कुछ सीधे रट्टा मारने वाले क्वेश्चन है, तो ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि कोई लॉजिक हो और कोई लॉजिक नहीं है इसमें। लोह चुंबकीय से बनते हैं तो बनते हैं। जैसे प्रकाश की जो चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो वो है, क्यों है उसका कोई लॉजिक नहीं है, तो लोह चुंबकीय से बनते हैं तो बनते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, और लोह चुंबकीय का कारण ये भी है कि इसमें जो चुंबकत्व है वो काफी टाइम तक रह सकता है, इसलिए इनसे स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि 3 मीटर लंबे चालक को 10⁻³ टेस्ला वाले चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 10⁻² मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलाया जाता है। ठीक है, और पीछे वाले का इसमें वैसे तो लॉजिक है, लेकिन आपकी जो लॉजिक है वो काम का नहीं है। एक बार आपको एग्जाम क्रैक करने से मतलब है, ना कि पीएचडी से। तो ये हमें बोला गया है 3 मीटर, और चालक का हमें क्या निकालना है, सिरों पर विभवांतर निकालना है। तो जो चालक, ये जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ चालक होता है उसके सिरे पे विभवांतर का फॉर्मूला होता है BLV, BLV। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो। B जो है वो है, ये रहा टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र 10⁻³ L जो है लंबाई, ये रहा 3 मीटर। V, V जो वेग होता है ये रहा 10⁻²। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3 गुणा, ये -3, ये +2, तो ये बच जाएगा 10⁻⁻1, और ये आ जाएगा हमारे पास 0.3 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, क्योंकि -1 का मतलब होता है 1/10, तो आ जाएगा बी ऑप्शन 0.3 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है हमारे पास 500 किलोग्राम की एक कार 50 मीटर त्रिज्या के वर्त में 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर लगा रही है, तो अभिकेंद्रीय बल क्या होगा। तो जो अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है वो होता है mv² अपॉन में r।
ये तो फॉर्मूला होता है, देखो डायरेक्ट हमारे पास वैल्यू भी है, ये रहा m, ये रहा v और ये रहा r, लेकिन हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि यहाँ पे यूनिट देखो किलोमीटर प्रति घंटा में आ रही है, जबकि हमें ये यूनिट नहीं चाहिए, हमें ऐसा ही चाहिए मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे हमारे पास 36 है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए आपको पता ही होगा, हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे आप लिख लो कि जब किलोमीटर प्रति आवर हो तो उसको यदि हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाता है। और यदि मीटर प्रति सेकंड हो और उसको मल्टीप्लाई में 18/5 कर दूं तो वो हो जाता है किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, ये जस्ट उल्टा है इसका। तो यहाँ पे हमारे पास किलोमीटर प्रति घंटा था, और ऐसे भी याद रख सकते हो, देखो जब छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में चेंज करना है तो ऊपर बड़ी वैल्यू रखनी है, और जब बड़ी यूनिट को छोटी में चेंज करना है तो नीचे बड़ी वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखो बड़ी यूनिट थी, छोटी में चेंज करना है तो नीचे बड़ी यूनिट रख दी। तो ये आ जाएगा 18 से कट गया 2 टाइम, और ये हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। अब वैल्यूज पुट कर दो। m की वैल्यू है हमारे पास 500 kg, v कितना आ गया 10 आ गया, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और r कितना है 50 है, तो ये आ गया 50। इसको काटेंगे 10 टाइम कट गया और ये आ गया 1000 न्यूटन। 1000 न्यूटन ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है कौन सा मात्रक अन्य के समान नहीं है। ये हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा इनके समान नहीं है, एक इनमें से क्या है भिन्न है। तो वाट सेकंड, सबसे पहले वाट सेकंड देखें तो P हमें पता है जो शक्ति होती है वो होती है W/T। W/T, तो W क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा P इंटू टी। और P का जो मात्रक है वो क्या होता है, वो होता है वाट, इंटू टी का मात्रक है सेकंड। यानी कि ये हमारा क्या बन रहा है, जूल बन रहा है। ठीक है, वाट इंटू सेकंड, ये किसका मात्रक हो जाएगा, ऊर्जा का। ठीक है, W ऊर्जा का ही तो हो जाएगा, वाट इंटू सेकंड। चलो ठीक है, उसके बाद आ रहा है किलोवाट इंटू घंटा। तो अब इसमें क्या फर्क पड़ने वाला है, बस इसको हमने थोड़ा बड़े मात्रक में ले लिया, किलोवाट ले लिया, घंटा ले लिया, है तो ये वाट और इंटू में सेकंड ही, तो ये भी जूल का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये तो आपको सभी को पता है, जूल ही है। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक है। लेकिन जूल सेकंड जो है ये ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इन चारों में से ये एक क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, जूल सेकंड। ये हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और ये किसका है ये आपको बताना है, ये किसका है ये आपको बताना है। ठीक है, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, E इज इक्वल एच न्यू। अभी आपको ये बताना है किसका मात्रक है, कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये है हमारे पास, किसी द्रव्यमान पर लगने वाला बल हमें दिया हुआ है तथा उत्पन्न त्वरण भी हमें दिया हुआ है, तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो F इज इक्वल हमें पता है ma होता है, लेकिन यहाँ पे हमें a दे दिया डायरेक्ट 1 मीटर प्रति सेकंड। F जो है इस फॉर्म में दिया हुआ है, सदिश रूप में दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, F को अदिश लेना होगा, F का परिमाण लेना होगा। तो F का जो परिमाण है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा, रूट में ले लो सभी वैल्यूज को, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। परिमाण निकालना तो आता होगा, मैथ में पढ़ा होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 36 प्लस 64 प्लस 100। तो ये रूट के अंदर हो गया हमारे पास 200, और ये बाहर आ जाएगा, 100 में से 10 तो बाहर आ जाएगा, 102 रह जाएगा रूट के अंदर। तो ये हो गया 10 रूट 2, और m हमें निकालना है, a की वैल्यू 1 दी हुई है, तो m कितना आ जाएगा, 1 का भाग लगाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, तो 10 रूट 2 kg ये हमारा करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। ये m की वैल्यू हमारी आ जाएगी, ए ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आज के हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना है, और कितने स्कोर बने वो कमेंट में आपको बताना है। और वीडियो को पूरा देखा करो, बीच में छोड़ा मत करो। ठीक है, इससे पहले वाले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी आपको देखने हैं। एंड जय हिंद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।